हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत से स्कूलों में हो रहा है और कहीं कहीं अभी होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है सामान्य हिंदी का पेपर, ये हर स्कूल में आ रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न पर पेपर कराए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि इसी में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, इसका अच्छे से सॉल्यूशन करके जाते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न कैसा रहेगा, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए है, यानी जो आपका पेपर होने वाला है। सामान्य हिंदी का पेपर है क्लास 12 का। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पूर्णांक 100 अंकों का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, पहले खंड में 5 प्रश्न है जो कि एमसीक्यू टाइप है। पहला प्रश्न क्या है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। यह बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता रहता है ये प्रश्न। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। क्या हो जाएगा? तो आनंद कादम्बिनी इसका उत्तर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में दिया ही जाता है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में से। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी हैं या रामविलास शर्मा हैं? तो अशोक के फूल निबंध के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है? तो प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन। क्या नाम है? तो कफन हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या भावनात्मक निबंध के? तो विद्यानिवास जो मिश्र हैं वह ललित निबंध के क्या हैं? निबंधकार हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वह क्या है? तो वीरगाथा काल है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या हो जाएगा? तो वीरगाथा काल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास जी हैं कि सूरदास जी हैं कि कबीरदास जी हैं या जायसी हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वह कबीरदास हैं। कौन है? तो कबीरदास हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। देखिए, पूछा है कवि नहीं है। परमानंद दास नहीं है कि गोविंद स्वामी नहीं है कि ईश्वर दास नहीं है या नंददास नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर दास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। किसके सुकुमार कवि हैं? तो श्रृंगार के। ठीक है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अज्ञे जी हैं? तो राम की शक्ति पूजा कविता के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले में 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरे में भी 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले का 5 जो रहेगा वह गद्य साहित्य से रहेगा और दूसरे क्वेश्चन का जो 5 प्रश्न रहेगा वो पद्य साहित्य से रहेगा। अब जो तीसरा प्रश्न है वह है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। ये गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित 5 प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने अंक का? तो 2 नंबर का। पहला प्रश्न है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं या रखती हैं? पहले का उत्तर हो जाएगा। समान अधिकार का भागी कौन है? इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है आपको इसी पद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, समान अधिकार का भागी कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं समान अधिकार का भागी कौन है? तो पृथ्वी पर निवास समान अधिकार का भागी कौन है? जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वही क्या है? समान अधिकार का
भागी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर पहला आपको नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन रहेगा, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे गद्यांश पर क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही पद्यांश पर भी पूछा जाता है। जैसे दिया, हे जगजीवन के कर्णधार, चीर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमरत्व दान। ठीक है, तो देखिए ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो नौका विहार चैप्टर से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम। तो शीर्षक का मतलब चैप्टर का क्या नाम है, तो नौका विहार। और कवि कौन है इसके, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब ये इस पद्यांश का आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, कहाँ से सीखेंगे और कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद्यांश आएगा। तो देखिए मैं क्या करा रहा हूं, किताब की जितने भी पद्यांश हैं आपकी किताब में जो दिए गए हैं, हर एक चैप्टर का मैं उत्तर आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, और मैंने कहा था कि सबसे पहले आपके जो किताब में पद्यांश दिए गए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपकी किताब का ही आ रहा है, बाहरी कोई पद्यांश नहीं है। जो आपके किताब में दिया गया अभ्यास प्रश्न वहीं से आ रहा है। तो किताब में जितने भी पद्यांश हैं सभी जो है महत्वपूर्ण पद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, तो जा करके वीडियो देख लीजिएगा। मैंने नौका विहार चैप्टर का जो पद्यांश है उनका उत्तर बता दिया है, चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो यही था, अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, ये भी आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, फिर पांचवें का क क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी दो प्रमुख कृतियों का नाम लिखना है। शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई या हजारी प्रसाद द्विवेदी, किन्हीं एक आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और दो रचनाओं का नाम लिखना है। वैसे कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बस आपको क्या करना है, इन्हीं तीन लोगों का साहित्यिक परिचय अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एक छायावाद कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता ही है। तो या तो जयशंकर प्रसाद का आएगा या तो महादेवी वर्मा, इन दो लोगों का तो जरूर याद करके जाना है। ठीक है, फिर क्या दिया है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। सारांश आता है लिखने के लिए, पंचलाइट का भी याद आ जाता है कभी कभी। ठीक है, पंचलाइट का ज़्यादा आता है, तो पंचलाइट का सारांश आपको याद होना चाहिए। फिर 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी इसमें से आपको सभी का उत्तर नहीं देना है, आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसी का उत्तर देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सर्च करेंगे बाई राइजिंग स्टार क्लासेस तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कि आप जिस जिले से हैं वहाँ कौन सा खंडकाव्य पढ़ना होता है। तो इतने सारे जो क्वेश्चन थे वह खंड क के क्वेश्चन थे। अब आता है खंड ख, जिसमें कि व्याकरण से क्वेश्चन, संस्कृत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 8वें का क है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य जो है वह सरस है और व्याकरण जो है वह सुनिश्चित है। तो ऐसे ही आपको हिंदी लिखना है और संदर्भ लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर पहला नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। फिर वैसे ही श्लोक आता है, सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थीवत त्यजेद विद्या विद्यार्थीवत त्यजेद सुखम। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं अपने चैनल पे कराने वाला हूँ। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप अर्धवार्षिक पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ चैनल पे, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। ठीक है, और हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ कि 90 नंबर से ज़्यादा ही दिला कर रहूँगा। तो चैनल पे बस रेगुलर वीडियो को देखना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहाना। तीसरा क्या है, गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होने का मतलब क्या होता है, न दिखाई पड़ना। अब इसका कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, तो वाक्य प्रयोग करने का मतलब एक सेंटेंस बना देना है। जैसे आप कह सकते हैं कि आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गुलर के फूल के समान हो गया है, मतलब दिखाई ही नहीं देता वैसा। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है, तो नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ये हो जाएगा। निम्न शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय,
क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो कविंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वह कवि धन इंद्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयनम का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ने धन अनम, क्या हो जाएगा, ने धन अनम हो जाएगा। फिर ख नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए निम्न शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मने में विभक्ति और वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर दूसरा क्वेश्चन है राज्ञा में विभक्ति और वचन है, तो राज्ञा में द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, क्या है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो आपको इनका रूप याद होना चाहिए तभी आ पाएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। फिर 11 का क क्वेश्चन है कि निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन, इसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। फिर वैसे ही स्वर्ण और सवर्ण, तो स्वर्ण का मतलब सोना होता है और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, क्या हो जाएगा, उच्च जाति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, सोना और उच्च जाति इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, यानी इसमें जो शब्द दिया गया आपको बताना है कि इसका 2 अर्थ बताना है। जैसे काल का 2 अर्थ क्या होगा, शक्ति का क्या होगा, शिव का क्या होगा, किसी एक ही शब्द का बताना है। फिर ग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। अनुकरण करने योग्य क्या कहा जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पुत्री पराया धन होता है, ये तो नहीं होता है शुद्ध। ठीक है, तो बताना इसका शुद्ध क्या हो जाएगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो शुद्ध रूप इसका क्या होगा, किन्हीं 2 शब्दों का आपको बताना है। फिर 12वें का क क्वेश्चन है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ये सब अपने से ही लिखा जाता है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। अथवा में छात्रावास या विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है और अर्धवार्षिक में भी अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का। निम्न विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, किसी एक पर आपको लिखना है। प्रदूषण की समस्या और समाधान पर लिख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व पर लिख सकते हैं, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा पर लिख सकते हैं, या सदाचार पर लिख सकते हैं, या लास्ट है वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। 5 में से किसी एक पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना। अब निबंध लिखने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि बस 2 पन्ना भर देना हो गया निबंध, नहीं। सबसे पहले आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, उसमें कौन कौन से आप हेडिंग लिखेंगे वो पहले लिखना है। फिर उन हेडिंग्स के अंतर्गत आपको सेंटेंसेज बनाने हैं। तो लिखने का भी पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है निबंध से। ठीक है, तो 9 नंबर ऐसे ही 2 पेज भर देंगे नहीं दिया जाएगा, उसका स्टेप वाइज पैटर्न कैसा रहेगा ये सब आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका पेपर है। तो जब भी आपका पेपर होने वाला है तो इसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और हर एक, जैसे मैंने बताया था निबंध कैसे लिखना है, फिर उसके बाद पत्र कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें जो है अभी सीख लीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो पेपर हो उसमें आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। तो यही पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। हर स्कूल में ऐसा ही पेपर आ रहा है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मिल भी रहे हैं उस पेपर में, तो अच्छे से हल करके ही जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।